गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये शुरू करेंगे। तो एजुकेशन फॉर अटेंशन में हम जो 3 SRD का चैप्टर पढ़ते हैं शायद आज ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट वीक से कोई और किताब देखेंगे। पर इससे पहले एक दो बात कि अब जो तावरिया जी की सिस्टम है वो धीरे धीरे करके हम ठीक ठीक जान चुके हैं उसके अंदर। तो जब आप दूसरा कुछ सुनते हैं तो आपको उसी समय समझ में आना चाहिए कि ये जो बात कही है वो तावरिया जी की सिस्टम में कुछ लागू होती है कि नहीं। जैसे कुछ दिन पहले किसी ने मुझे एक गीता के ऊपर छोटा सा वीडियो भेजा था। उसमें जो गीता का 16वां अध्याय है देवासुर संपत्ति योग, उसमें पहले 7 जो श्लोक है उसकी बात आती थी। तो उसके अंदर देवासुर संपत्ति मतलब कि देव और असुर दोनों की संपत्ति मतलब गुण, उसकी क्वालिटीज़ क्या है वो ये गीता के अंदर बताया हुआ है ये अध्याय में। जैसे कि श्लोक नंबर 3 में बताते हैं कि ऐसी जो देवी संपत्ति क्या है तो कि तेज, क्षमा, धैर्य, शत्रुभाव का न होना वगैरह वगैरह, ये एक देवी संपत्ति है। इसी तरह चौथा श्लोक था, उसके अंदर जो है वो दम्भ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान वगैरह, ये आसुरी संपत्ति का लक्षण है। तो इस तरह पूरे अध्याय के अंदर ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब जैसे मैं सुनता था तो जैसे ये देवी संपत्ति की बात आई और फिर ये असुर संपत्ति, तो मुझे तुरंत हमारे IESM केंद्र और उसके रेशियो याद आ गए कि अरे ये तो यहाँ रेशियो की बात की हुई है। असुरी संपत्ति जो है वो हमारा रेशियो का जो फर्स्ट डायग्राम है 2482 वाला IESM केंद्रों का, वही बात तो असुरी संपत्ति में जैसे यहाँ कहा है कि दम्भ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, तो ये सारे तो नॉर्मल कोर्स में हम देखते हैं कि 2482 वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर इस तरह के और बहुत सारे ऐसे ही जो है लक्षण उसके पाए जाते हैं। तो ये एक 2482 वाला का ये हुआ। और फिर जब देवी संपत्ति का देखा हमने कि तेज, क्षमा, धैर्य वगैरह वगैरह, तो ये हो गया 3A का स्टेट। जब व्यक्ति 3A के स्टेट के ऊपर पहुंचता है तो इसके अंदर इस तरह के देवी गुण प्रकट होते हैं। अब रहा बीच में का 5221 का, तो 5221 का हम जानते हैं कि वो स्टेज ऐसा है कि जिसके अंदर कभी थोड़ा वो देवी गुण प्रकट कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी आसुरी गुण भी प्रकट हो जाते हैं। ऊपर नीचे वाला एक ये चलता रहता है उसके अंदर 5221 के अंदर। तो उसके अंदर हम मिक्स गुण इसको देख सकते हैं, थोड़ा देवी थोड़ा आसुरी इस तरह। तो मतलब कि तीनों जो हमारे डायग्राम है, डायग्राम 1, 2 और 3, मतलब 2482, 5221 और 3A, ये तीनों डायग्राम्स के जो है वो गीता के अंदर इस तरह हम देख सकते हैं। इसी तरह जो 14वां अध्याय है जो गुणत्रय विभाग योग जो है, जिसके अंदर ज़्यादातर सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण है उसकी बात की गई है। तो ये जो 3 गुण है ये मतलब क्या कि हम जानते हैं कि IES तीनों केंद्र है वो सत्व, रजस, तमस ही है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सेक्स सेंटर। ये तीनों सेंटर जो है वो ये हमारे IES केंद्र है। तो इस तरह तीनों गुण जो है वो या ये कहे कि तीनों सेंटर की बात भी ये 14वें अध्याय के अंदर मिलती है। तो इस तरह हम जब कुछ पढ़ते हैं तो इस तरह कंपैरेटिव स्टडी भी हम कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब लास्ट टाइम हमने जो देखा था उसके अंदर एस्ट्रल बॉडी की बात आती है, जिसको साइंस बायोप्लाज्मिक बॉडी कहते हैं। अब
साइंस मानता है कि कोई हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर भी कोई ऐसा बॉडी है, और उसके ऊपर वो ज़्यादा रिसर्च भी कर रहा है, और उसको बायोप्लाज्मिक बॉडी कहते हैं। अब मैंने देखा कि भाई बायोप्लाज्मिक साइंस में बायोप्लाज्मिक किसको कहते हैं डिटेल में, तो उसके अंदर इन्होंने ये बताया हुआ है साइंस के अंदर कि मेंस फिजिकल बॉडी इज एक्चुअली composed of two parts, the visible physical body and the invisible energy body called bioplasmic body. The word bioplasmic body comes from bio, which means life, and plasma, which is the fourth state of matter. The first three are being solid, liquid and gas. तो बायोप्लाज्मिक बॉडी क्या है उसके बारे में शॉर्ट में इस तरह बताया हुआ है कि ये जो प्लाज्मा है, जो फोर्थ स्टेप है मैटर का, प्रोडक्ट का, जो इनविजिबल है, तो ये प्रोडक्ट का स्वरूप दिखाई नहीं देता है प्लाज्मा का, और वही जो है वो हमारा जो एक्चुअली एस्ट्रल बॉडी है उसको ये कहते हैं। पर हकीकत में इसको हम एस्ट्रल बॉडी नहीं कहेंगे बायोप्लाज्मिक बॉडी को, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच में भी एक और बॉडी भी है जिसको इथरिक बॉडी कहा जाता है। तो ये हम बायोप्लाज्मिक बॉडी को इथरिक बॉडी कह सकते हैं कि जिसके अंदर इस प्रकार की थोड़ी का एक साधक जब साधना करता है और जब वो डीप रिलैक्सेशन के अंदर होता है तो उसे एक अंदर एक ऊर्जा की एक हल्की सी परत का अनुभव होता है, और वो जो है वो इथरिक बॉडी है। आप रिलैक्स होते हैं और आपको एक अनुभूति होती है फिजिकल बॉडी के अलावा भी, तो वो इथरिक बॉडी है। एस्ट्रल बॉडी और गहरा है, तो एस्ट्रल बॉडी की जल्दी संवेदना मिलती नहीं है। तो ये जो है ये इस तरह हम बायोप्लाज्मिक बॉडी को इथरिक बॉडी कह सकते हैं। और इसका हम जो हमारे अंदर जो इमोशनल वुंड है, मतलब जो भावात्मक घाव है, उसे हील करने के लिए ये इथरिक बॉडी का हम उपयोग कर सकते हैं, और उसे जितना रिलैक्स करते जाएंगे इतना हमारा जो इमोशनल वुंड है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है साइंस जिसको बायोप्लाज्मिक बॉडी कहते हैं वो इस तरह हम हमारे योग के संदर्भ में उसको हम इथरिक बॉडी कह सकते हैं। अब पढ़ते हैं किताब में लास्ट पार्ट पेज नंबर 50 के ऊपर है, सेकंड पैराग्राफ। द एनर्जी ऑफ प्राण इन यूनिसन विथ ब्रेथ एक्ट्स एज ए हीलिंग फोर्स थ्रू द हाइपोथैलेमस and at the same time leads to unfoldment of its own extension, which in turn is open to cosmic knowledge. तो जब हम जानते हैं कि भाई 3SRB करते हैं, तो 3SRB के अंदर हम क्या करते हैं कि प्राण और ब्रेथ श्वास जो है दोनों को सिंक्रोनाइज करते हैं। यहाँ यूनिसन कहा है, मतलब दोनों को सिंक्रोनाइज या एक सुर में मिलाना, और ऐसा करने से एक अंदर एक हीलिंग फोर्स हमारे अंदर क्रिएट होता है, और ये हीलिंग फोर्स हाइपोथैलेमस द्वारा बॉडी के अंदर आता है। तो बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत होती है हीलिंग की, तो हीलिंग की प्रोसेस ये प्राण और श्वास दोनों का मिलने से शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है कुछ हद तक जो हमारे और जो फिज़िकल के अलावा जो इमोशनल या और कोई जो ये है, जैसे अभी बात की इमोशनल वुंड की, तो इस तरह के अंदर भी ये हीलिंग फोर्स जो है वो काम करता है और इसको हेल्प करता है। और उसके साथ में वो जो है वो उसका जो फैलाव है उसको वो प्रकट करता है, और उसका फैलाव प्रकट करने से क्या होता है कि फिर व्यक्ति कॉस्मिक नॉलेज को प्राप्त कर सकता है। तो एक 3SRB जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो ब्रेन का कुछ हिस्सा खुलता जाता है, और ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो खुलने से हम चिट्ठी के साथ हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, और उसके द्वारा हम कॉस्मिक नॉलेज को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात यहाँ है।
The far-reaching influence of 3SRB calls for a lifetime of research, whereas science may have to evolve more sensitive instrument to investigate into the aspect of the interested seeker need not go beyond experimenting on himself. मतलब क्या कि पहली बात तो ये है कि जो 3SRB की जो असर है उसको जानने के लिए जीवन पर्यंत ये संशोधन करना पड़ेगा। ये जो 3SRB की जो असर है वो अलग अलग लेवल के ऊपर है, और साइंस को अगर इसमें इंटरेस्ट है और साइंस जानना चाहता है तो उसको ये अलग अलग लेवल पर संशोधन करना पड़ेगा। और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि इसके लिए कुछ ऐसे सूक्ष्म साधन भी उसको सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट उसको डेवलप करने पड़ेंगे, विकसित करने पड़ेंगे। लेकिन जो साधक है उसको सिर्फ अपने ऊपर ही प्रयोग करना है, उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रिसर्चर है वो अलग अलग साधन से इसके असरों को नाप सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं, पर जिसको अपने लिए अंदर जाना है और 3SRB का उपयोग अपने लिए अंदर जाने के लिए करना है, उसको कोई दूसरे ये इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद 3SRB करेगा तो इन सारी चीज़ों का अनुभव, 3SRB की क्या क्या असर है उसका अनुभव हो पाएगा। तो साइंस जो है वो एक्सटर्नली जिस चीज़ों को ढूंढता है वही चीज़ का अनुभव एक साधक जो है अपने अंदर अपने अनुभव से कर लेता है। पतंजलि स्टेट्स दैट एनी इंडिविजुअल prepared to make 3SRB a way of breathing for 24 hours over a period of say 6 to 8 months will experience a change into this life characterized by creative insight and emotional equanimity never experienced before। तो पतंजलि ये कहते हैं कि अगर आपने 3SRB अच्छी तरह 6-8 महीने के लिए कर लिया और धीरे धीरे करके मानो 24 घंटे भी पहुंच गए, हालांकि ये इतना आसान नहीं है कि 6-8 घंटे में कोई 24 घंटे पहुंच सके, पर फिर भी यहाँ मान लेते कि अगर कोई इस तरह सिंसियरली करता है, अगर वो 24 घंटे 3SRB 6-8 घंटे कर सकता है तो उसके अंदर एक इंसाइट डेवलप हो जाएगी, और दूसरा उसके अंदर एक इमोशनल इकोनॉमिटी मतलब एक भावात्मक बैलेंस आ जाएगा उसके अंदर। हमारे अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारा है वो ये इमोशनल जो है इम्बैलेंस है, इकोनॉमिटी नहीं है हमारे अंदर। हम इमोशनली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, रुठ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी इमोशनल लेवल के ऊपर ज़्यादा होती हैं। पर अगर 3SRB इस तरह लंबे समय तक हम करते हैं और दिन में भी काफ़ी घंटों तक अगर कर सकते हैं तो ये इंसाइट डेवलप होगी और इमोशनल इकोनॉमिटी डेवलप होगी कि ये अनुभव उसके पहले कभी भी साधक को और कोई साधन से नहीं हो पाएगा। जब ये करेंगे तभी साधक को ये सच में इस तरह का अनुभव होगा। और क्रिएटिव इंसाइट का मतलब क्या है कि 3SRB करने से जैसे हमने कहा कि इस तरह उसके अंदर उसका ब्रेन का इतना डेवलप होता है, ब्रेन के सेल्स इसके इतने डेवलप होते हैं कि उसकी जो इंसाइट है वो ही बदल जाती है। जैसे कि हम अभी कुछ देखते हैं तो जो देखते हैं और उसके बाद में हमें जो कुछ समझ में आता है तो ये एक हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब जब इंसाइट खुलती है तो वही चीज़ को हम देखते हैं तो कोई और ढंग से या कोई और अंडरस्टैंडिंग से हम उसको देख पाएंगे। जैसे कि एक व्यक्ति है, जब आपकी इंसाइट खुल जाती है तो वो व्यक्ति के चेहरा देखते हैं और चेहरा देखकर ही आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं। पर अगर इंसाइट नहीं है तो फिर आप ये नहीं समझेंगे, फिर आपको क्या है कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है या क्या बोल रहा है उसके ऊपर से जजमेंट लेना पड़ेगा। पर अगर इंसाइट खुल गई है तो वो व्यक्ति कुछ बोलती नहीं है फिर भी समझ में आ जाता है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर ये इस प्रकार की कुछ गड़बड़ी है या इस प्रकार की कुछ अच्छाई है, वो इंसाइट के कारण समझ में आ सकता है।
Before describing the actual technique of 3SRV, let us sum up its advantages. अब जो हमने अलग अलग एडवांटेजेस देखे हैं तो उसको यहाँ सम अप करते हैं और कुछ सेलियंट पॉइंट्स बताते हैं। तो पहली बात ये है कि शैलो एंड पार्शियल ब्रीडिंग बिकम्स डीप एंड होल। अब ये एक हमारा अनुभव होता है कि जब हम 3SRV नहीं होता है तो क्या होता है कि हमारा ब्रीदिंग जो है वो शैलो होता है, छिछला होता है, इसके अंदर कोई खास गहराई नहीं होती है। फिर भी यहाँ एक समझने की बात ये है कि हम डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं। 3SRV जो कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा ही थोड़ा डीप ब्रीदिंग होता है और होल ब्रीदिंग होता है। और हम जानते हैं कि होल ब्रीदिंग का मतलब क्या कि चेस्ट और एब्डोमेन दोनों को साथ साथ चलाते हैं तभी होल ब्रीदिंग हो पाएगा, नहीं तो पार्शियल हो जाएगा। पार्शियल मतलब या तो आप पेट से श्वास आपका चल रहा है या छाती से चल रहा है, दोनों से नहीं चल रहा है। तो 3 स्टेप करते हैं तब ये डीप भी होता है और होल भी होता है। और इसका प्रभाव हमारी अवेयरनेस के ऊपर बहुत पड़ता है। जब आपका 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग चलता है तो एक तो थोड़ा डीप होता है और थोड़ा होल होता है, उसके कारण आपके अंदर एक्टिव अवेयरनेस जन्म लेती है। नहीं तो क्या होता है, जैसे एक आदमी है उसका आप ब्रीदिंग देखोगे जो 3 स्टेप नहीं कर रहा है तो कैसा चलता होगा हम 3SRV की भाषा में कहें तो 1 2 5 6। 3SRV में हम कैसे श्वास लेते हैं 1 2 3 5 6। तो जिसका 3SRV नहीं चल रहा हो तो उसका कैसा श्वास चलता होगा 1 2 5 6 इस तरह का। और 1 2 5 6 के बाद में 6 के बाद में जैसे हम तो जब 3 स्टेप करते हैं तो 6 के बाद में 1 आता है तो फिर से हमारा श्वास सेकंड, क्योंकि ये परपेचुअल ब्रीदिंग है तो दूसरा श्वास हमारा इमीडिएटली चालू हो जाता है। अब जो 3 स्टेप नहीं करता है तो 1 2 5 6 के बाद में भी थोड़ा सा वो श्वास वहाँ पड़ा रहता है, उसके बाद में फिर धीरे से उसका श्वास लेना चालू होता है। तो उसका एक स्लगिश ब्रीदिंग होता है। जो आप देखेंगे लोगों का श्वास का निरीक्षण करेंगे तो एक स्लगिश ब्रीदिंग लोगों का चलता है। उसके अंदर उन लोगों के अंदर अवेयरनेस भी जो है वो पैसिव रहती है, जो क्योंकि ऊर्जा जो ब्रेन की ओर जानी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में ब्रेन की ओर ऊर्जा ही नहीं जाती है। तो ब्रेन के सेल्स जो काम करने चाहिए और एक्टिव अवेयरनेस डेवलप होनी चाहिए ये नहीं होती है। इसीलिए जो लोग 3 स्टेप नहीं करते हैं उसके अंदर पैसिव अवेयरनेस भी देखते हैं और उनका ब्रीदिंग भी जो है वो इस तरह का हम शैलो देखते हैं। कई बार तो ब्रीदिंग डिस्टर्ब ब्रीदिंग भी हम देखते हैं। करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज thus supplied to the brain body system in spite of the fact that the quantum of air taken is normal. अब जैसे पहले बताया इस तरह हम यहाँ कोई डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं। नॉर्मल क्रूज में हम जो श्वास लेते हैं तो हमारा 500 ml तक की हवा को हम अंदर मिलीलीटर हवा को अंदर हम एक्सेप्ट करते हैं, आने देते हैं। और जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो वो इससे कई गुना बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2500 ml तक हम डीप ब्रीदिंग के अंदर हवा लेते हैं। पर क्योंकि हम यहाँ 3SRV कर रहे हैं तो हमारा जो एयर इनटेक है वो थोड़ा नॉर्मली होता है, तो 500 ml या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। पर ऑक्सीजन जो है वो हम इसमें सफिशिएंट ले पाते हैं क्योंकि ये होल ब्रीदिंग है, इसलिए जो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो इसके अंदर से हम ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे। ये इसका एक बेनिफिट है। सेकंड, द स्पीड विथ विच वी ब्रीथ is slowed down from approximately 15 to 12 cycles per minute, thereby saving 4,500 breath cycles per day, an enormous saving of energy day in and day out. अब ये पॉइंट हमने देखा था पहले कि जब हम एक व्यक्ति श्वास लेती है और 3 स्टेप नहीं करती है तो 15 भी होता है, 17 भी होता है, 18 भी होता है, कुछ निश्चित नहीं होता है। पर जब हम 3 स्टेप करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग का रेट है वो फिक्स हो जाता है। 1 मिनट में 12 बार ही श्वास लेते हैं, 12 टाइम्स। मानो कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 15 बार लेती है और अब 3 स्टेप में हम 12 बार लेते हैं तो 1 मिनट के अंदर ही हमारा 3 श्वास जो है बच जाता है।
और इस तरह 1 मिनट के अंदर हमारा 4,500, एक दिन के अंदर हमारा 4,500 श्वास जो है वो हमारा बच जाता है। और इतना श्वास हम कम लेते हैं तो नेचुरली हमें हमारे जो श्वास के अंदर हमारी जो ऊर्जा खर्चित होती है वो खर्चित नहीं हो पाएगी। उसके बदले में हम आराम से जो ब्रीदिंग करते हैं उसके द्वारा तो और एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे और उसको सेव भी कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा जो रेस्पिरेटिव रेट है उसको हम 3SRB में कम कर सकते हैं और उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, रिदम एंड ऑर्डर आर इंजेक्टेड इनटू द ब्रीदिंग सिस्टम, thereby quieting and releasing the river of thought within the brain. This leads to stress reduction and healthier and saner living. अब हम क्या करते हैं कि श्वास जब हम लेते हैं रिदम के अंदर, तो रिदम और ऑर्डर ये दोनों चीज़ जो है वो हमारे ब्रीदिंग के अंदर आते हैं और इसके द्वारा हमारी जो विचारों की जो पूरी प्रक्रिया है वो शांत होती जाती है। विचारों की नदी जो है उसको हम शांत कर सकते हैं, उसको रिलैक्स कर सकते हैं और इस तरह हम विचारों को भी कम कर सकते हैं। तो एक हमारा ये एक एक्सपीरियंस रहता है कि जब हम 3 स्टेप अच्छी तरह करते हैं तो हम एक विचारों का कम होना महसूस करते हैं और जैसे कि ब्रेन में एक शांति की एक असर उत्पन्न होती है, इस तरह हम महसूस करते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि जो स्ट्रेस लेवल हमारे अंदर बना हुआ होता है वो स्ट्रेस लेवल इससे कम हो जाता है और हमारे जो जीवन है वो अच्छी तरह हेल्दी जीवन हम जी सकते हैं। तंदुरुस्ती फिजिकल और इमोशनल लेवल की जो तंदुरुस्ती है, हेल्थ है, उसके द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है। फोर्थ, द स्लोइंग ऑफ ब्रीदिंग reduces the rate of thinking from 7,200 thoughts to 1,200 per minute or 20 per second, permitting much deeper, much clearer observation of the process of thinking. अब जैसे हम श्वास को कम करते हैं इसी तरह यहाँ हमारे जो अंदर इनकमिंग इम्पल्स या थॉट्स आते हैं उसको भी कम करते हैं। हम जानते हैं कि 1 सेकंड के अंदर 120 जो इम्पल्स हमारे ब्रेन के अंदर पहुंचते हैं और उससे विचार की प्रक्रिया बनती है। तो 1 मिनट के अंदर जो हमारा 7,200 विचार बनते हैं, इसके बदले में सिर्फ 1,200 विचार ही बन पाएंगे अगर 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग अच्छी तरह करते हैं। और उससे क्या फ़ायदा होगा कि क्योंकि अंदर थोड़ा इसके कारण एक गैप निर्माण होता है, एक ये स्लो प्रोसेस हो गई तो एक गैप निर्माण होता है और इसके द्वारा हम अच्छी तरह सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं या हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको हम ये ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं कि भाई हमारे विचारों के अंदर क्या चल रहा है, हमारी वृत्ति के अंदर क्या चल रहा है। तो विचार, वृत्ति वगैरह को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें 3 स्टेप्स के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 3SRB हेल्प अस unfold natural moral value and hence refine the thinking process. तो 3SRB के द्वारा क्या होता है कि नेचुरल मॉरल वैल्यू मतलब प्राकृतिक नैतिक मूल्य जो है वो प्रकट होने लगते हैं हमारे अंदर। क्योंकि आज जैसे हम देखते हैं कि भाई समाज के अंदर इस प्रकार के जो नैतिक मूल्य है वो अभी नहीं रहा है, कम होते जाते हैं। दिन ब दिन जो है वो नैतिक मूल्य का जैसे कहते हैं कि पतन हो गया है। तो ये बात सही है कि आज के कल्चर के अंदर, आज की जीवन पद्धति के अंदर नैतिक मूल्य, प्राकृतिक नैतिक मूल्य जैसा कुछ रहा नहीं। तो 3SRB जो करते हैं जो लोग, उसके अंदर एक प्रकार का नैतिक मूल्य जन्म लेता है। फिर वो लोग गलत काम कर नहीं सकते, उसके अंदर हमेशा एक जागृति या एक प्रकार की एक अंदर एक ये रहता है कि भाई हम गलत काम नहीं कर सकते। चाहे गलत करने से कितना भी फायदा होता है फिर भी वो व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। तो ये नैतिक मूल्यों का हमारे अंदर उद्भव होता है और वो फिर बढ़ता जाता है और इसके कारण हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी
रिफाइन होती जाती है। इफ देर इज फ्रीडम फ्रॉम पास्ट एंड present social conditioning consciously brought about, then 3SRB promotes a state of quietism in which the IESM centers evolve into their natural functions without outside interventions। तो ये जो पास्ट और फ्यूचर की जो सोशल कंडीशनिंग है, मतलब कि भूतकाल और वर्तमान की सामाजिक प्रणाली या सामाजिक जो स्थिति है, वो उससे हम जागृति पूर्वक अगर मुक्त होना चाहते हैं तो 3SRB है उसको शांति की स्थिति को 3SRB शांति की स्थिति को स्थापित करता है हमारे अंदर। तो 3SRB जैसे जैसे होता जाएगा तो हमारे अंदर एक क्वाइटिज्म IESM केंद्रों के अंदर आएगा। तो चारों केंद्र जो है उसके अंदर एक शांति की स्थिति उत्पन्न होगी और उसके कारण चारों केंद्र अपने प्राकृतिक कार्यों को विकसित करने में मदद करते हैं और बाहर से कोई हस्तक्षेप भी नहीं होगा। मतलब 3SRB करने में चारों केंद्र जो है उसकी काम जो कार्य प्रणाली है वो अपने आप में सुधरती है, वहाँ एक शांति उत्पन्न होती है और उसके लिए बाहर से कुछ हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बाहर से कोई हस्तक्षेप की उसमें ज़रूरत भी नहीं होती है। और लास्ट एडवांटेज, 3SRB opens up the possibility of receiving new source of energy from the astral body by synchronizing the time, rhythm and cycle of breathing with the astral body's prana intake। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसके अंदर हमारा एस्ट्रल बॉडी के अंदर प्राण का इंटेक है और फिजिकल बॉडी के अंदर जो श्वास का हवा का इंटेक है, वो दोनों को हम सिंक्रोनाइज करते हैं। और ये सिंक्रोनाइज के अंदर हम टाइम को सिंक्रोनाइज करते हैं और रिदम को सिंक्रोनाइज करते हैं और ब्रीदिंग की साइकिल है। ये तीनों चीज़ों को हम जब सिंक्रोनाइज करते हैं तो फिर ये एनर्जी जो है वो दोनों बॉडी में अरस परस में आ जा सकती है। मतलब एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर फिजिकल बॉडी के अंदर भी आ सकती है। तो प्राण ऊर्जा से फिर हमारा फिजिकल बॉडी और बढ़ता जाएगा और अच्छी तरह हमारे अंदर हीलिंग प्रोसेस बनती जाएगी। तो ये 3SRB का सबसे अच्छा फायदा है। ऑल द अबव बेनिफिट्स आर वोवन इनटू ए प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग which can continue for 24 hours a day without outside help। Patanjali considers this as one of the most important benefits of yoga। तो ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है वो अगर 24 घंटा हम इस तरह करते हैं और तो फिर हमारे अंदर इस तरह के बेनिफिट मिलते हैं और कोई बाहर की और कोई हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंदर ही अंदर डेवलपमेंट हमारा होता ही जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो है वो 3SRB द्वारा हमें मिलते हैं। अब जो आता है पॉइंट, द 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग मेथड के बारे में बताते हैं। पतंजलि ड्रॉज आवर अटेंशन टू एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द प्रैक्टिस ऑफ 3SRB। अब जब पतंजलि मुनि जो है वो जब हम 3SRB की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ध्यान में कुछ बात लाना चाहते हैं। द लेटर मस्ट बी ए नेचुरली अचीव स्टेट। कई बार क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ प्रोग्रामिंग किए जाते हैं और इस तरह फिर उसको जीने के लिए हर चीज़ के अंदर अब आजकल तो प्रोग्राम, जैसे कि खाना है तो खाने के बारे में एक प्रोग्रामिंग किया जाता है। अब विचार किस तरह करना है, नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, इसके ऊपर बहुत सारी बातें होती रहती है। तो ऐसे बहुत सारे जो जगह है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर एक प्रकार का प्रोग्रामिंग किया जाता है ह्यूमन बीइंग का और फिर उसको इस तरह जीने के लिए कहा जाता है। तो ये एक नेचुरल, इसमें कोई प्रोसेस नहीं रहती है। जब हम 3SRB करते हैं तो एक स्पॉन्टेनियसली हमारे अंदर ये चीज़ें होती है। मतलब कि
जब 3SRB का आप करते हैं तो किसी को आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या खाना है और क्यों खाना है और कहीं खाना है, क्योंकि बॉडी ब्रेन सिस्टम इस तरह काम करने लगेगी कि कोई प्रोग्रामिंग के बिना ही बॉडी ब्रेन सिस्टम अच्छी तरह काम करने लगेगी। या फिर विचारों की प्रक्रिया है तो उसके अंदर किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये विचार करना है, ये नहीं करना है। 3SRB द्वारा अपने आप में इस तरह का एक विकास होता है कि इसके अंदर जिस तरह के विचार बनने चाहिए उस प्रकार के ही विचार बन पाएंगे। तो कोई भी प्रोग्रामिंग की यहाँ जरूरत ही नहीं है। 3SRB स्पॉन्टेनियसली सब कुछ हमारे अंदर करता रहता है। Firstly, by submitting to such programming, if it is ever attempted by science, man will lose his autonomous status, his individuality. अगर साइंस ने कुछ ऐसा प्रयोग करने का ये भी किया, वो प्रयत्न भी करेगा, तो उससे जो उसके अंदर एक ऑटोनोमस स्टेटस है, वो स्वतंत्र प्रकार से ये जो सिस्टम हमारी चल रही है, वो सिस्टम फिर इस तरह नहीं चल पाएगी। उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो इंडिविजुअलिटी ही खत्म हो पाएगी। तो ये बाहर से कहने का मतलब कि बाहर से कुछ थोपना नहीं है। थोपने से हम जो कुछ चेंजेस करने का प्रयत्न करते हैं, चाहे वो साइंस द्वारा हो या कोई दूसरी प्रक्रियाओं द्वारा हो या सो कॉल्ड योग द्वारा हो, ये सारी चीज़ें गलत है। स्पॉन्टेनियसली हमारे अंदर सब चेंजेस आने चाहिए। सेकंडली, if superimposed by science in a machine-like fashion with ulterior motive, the motive itself will carry the load of its disturbances. It must be done as a self-evident, spontaneous activity, something done for its own intrinsic value. Okay? तो दूसरी बात यह है कि अगर विज्ञान द्वारा भी ये यंत्रवत ढंग से जो परोक्ष या गुप्त रूप में जो उसका हेतु है, ये जिसको यहाँ अल्टीरियर मोटिव कहा गया है, तो ये एक कोई हेतु इसका है, वो ऊपर से डाला जाएगा, मतलब सुपर इम्पोज किया जाएगा। तो ऐसा है तो अपने आप में गड़बड़ी का एक बहाना बन जाएगा, उसके द्वारा एक गड़बड़ी का वहन होता चला जाएगा। तो ये साइंस को किसी भी चीज़ को ऊपर से यंत्रवत ढंग से उसको सुपर इम्पोज नहीं करना है और कोई इस तरह का हेतु को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। इट मस्ट बी डन एज ए सेल्फ एविडेंट स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी, समथिंग डन फॉर इट्स ओन इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये अपने आप में एक सेल्फ एविडेंट के रूप में व्यक्ति को उसको एक पुरावा मिलता है, एक अनुभव होता है ये स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी का, कि अंदर से एक सहज स्फूर्त अपने आप में एक ये स्पॉन्टेनियसली कुछ एक्टिविटी चलती रहती है और ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो अंदर का एक उसका मूल्य है, उसके लिए ये चीज़ है। तो बाहर से कुछ ये कहने का मतलब ये कि 3SRB हम करते हैं तो बाहर से कुछ इम्पोज नहीं करते हैं, दूसरे कोई भी प्रोग्राम या कोई भी टेक्निक फॉलो करते हैं और कुछ बाहर से इम्पोज करने का प्रयत्न करते हैं तो फिर गलत चीज़ हो जाती है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड अल्टेरियर मीन्स lying beyond what is evident, something that is concealed to device। तो यहाँ जो अल्टेरियर ऊपर कहा है कि अल्टेरियर मोटिव, तो वैसे तो उसका एक अर्थ गुप्त या परोक्ष रूप में जो एक हेतु होता है ये होता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि बियॉन्ड व्हाट इज एविडेंट, तो हमें जो एक उसके जो सबूत मिलता है उससे भी एक ऊपर की चीज़ जो है वो यहाँ इसका कहने का मतलब है। और उसके अंदर जो ये चीज़ जो है वो हमारे अंदर एक डिसीव, एक जो धोखा होता है उससे छुपी हुई चीज़ ये चीज़ बन जाती है। मोटिव डिस्ट्रॉयज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी अप्रोच
or action. If one loves with a motive, love becomes barter. तो मोटिव जो है वो हमारे अंदर जो एक स्पॉन्टेनिटी है कोई चीज़ करने की या जो कोई रास्ता है उसकी, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मोटिव इस तरह हमारे कोई मोटिव होने नहीं चाहिए कि जो हमारे अंदर की जो स्पॉन्टेनिटी है उसको वो कोई डिस्टर्ब करे या उसको नुकसान करे। जैसे कि भाई अगर आप प्रेम को पाने के लिए कोई आपका कोई मोटिव है, मतलब कोई मोटिव के साथ में आप किसी को प्रेम करते हैं, तो एक प्रकार का ये तो एक सौदा हो जाएगा। जैसे बार्टर सिस्टम होती है, सौदेबाजी होती है, तो कभी मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ तुम मुझे ये दो, तो इस तरह का कोई मोटिव प्रेम करने में भी होगा तो ये तो एक बार्टर हो जाएगा। तो इस तरह शुद्ध रूप में होना चाहिए, मोटिव के साथ में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट हाउ कैन वी कॉन्शियसली सेट असाइड मोटिव एज कॉन्शियसनेस within the four centers to refine the thinking process, since it itself is motivated consciousness। अब बात ये है कि इसमें कहने का मतलब क्या है कि देखो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग अल्टीमेटली हमें किस तरह करना है, तो अनकॉन्शियसली करना है, मतलब कि वो अपने आप में इसकी एक हैबिट बन जानी चाहिए और वो अनकॉन्शियसली होते रहना चाहिए। अब यहाँ जो है हम उसको कॉन्शियसली एकदम साइड पर रख देंगे कि भाई हमें कॉन्शियसली इसको नहीं करना है, तो फिर इस तरह का अंदर जो ये जो एक कॉन्शियसनेस के साथ में वो किस तरह, मतलब कि वो अपने आप में किस तरह फिर चलना चालू हो जाएगा उसका। तो ये एक यहाँ एक प्रश्न होता है कि 3 स्टेप, क्योंकि हम सीखते हैं तो फिर हमें कॉन्शियस माइंड का उपयोग करना पड़ता है और हम सीखते हैं, पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि फिर हमें कॉन्शियस माइंड का उपयोग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसकी एक हैबिट इस तरह की हो जाती है कि फिर वो अपने आप में, क्योंकि 24 घंटे अगर कोई चीज़ करनी है तो वो चीज़ को हम कॉन्शियसली तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा अटेंशन है उसको फिर दूसरे काम में भी लगाना है, और कॉन्शियसली 24 घंटे अटेंशन को हम इसमें ही लगा के रखेंगे तो और चीज़ कैसे हो पाएगी। इसीलिए इसकी एक हैबिट फॉर्म करनी पड़ती है। द ओनली वे टू डू इट इज़ टू कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ 3SRB कॉन्शियसली एज एन एक्सरसाइज, एंड वंस वी रीच a certain stage period, say 1 hour, to train new tissue and muscles involving 3SRB, the process must become unconscious. That is, it must go on without effort or attention. तो ये यहाँ इसलिए कहते हैं कि भाई पहले हम शुरू करते हैं तो कॉन्शियसली करना है, और धीरे धीरे करके अगर रोजाना 1 घंटा भी हम 3SRB कॉन्शियसली करते हैं, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि हमारा जो टिश्यूज़ मसल्स वगैरह है, खास करके छाती के मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम, इन सबको ट्रेन करना पड़ता है। अगर कोई पहले दिन से 1 घंटा 3SRB करने बैठ जाएगा तो ये सारे मसल्स उसके दुखने लगेंगे और फिर आगे वो 3SRB कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम पहले शुरुआत में 5 मिनट 10 मिनट कराते हैं, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता है, और अगर 1 घंटे तक 3SRB पर पहुंचता है तो उसके अंदर के इस प्रकार के जो मसल टिश्यू वगैरह डेवलप हो जाते हैं, और इसके साथ में एक इस तरह की एक हैबिट भी बनती जाएगी कि फिर उसको कॉन्शियसली करने की या अटेम्प्ट के साथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो धीरे धीरे करके फिर अनकॉन्शियसली होता जाएगा। There are 2 main reasons for making 3SRB an unconscious process। और उसके 2 कारण हैं कि भाई इसको क्यों अनकॉन्शियसली करना है या अनकॉन्शियस बनाना है उसको। Firstly, even if one attempts to practice 3SRB for 24 hours consciously, it is impossible to do so as new muscles and tissues involved cannot bear the strain। तो अभी हमने जैसे बात किया इस तरह कि अगर कोई शुरुआत में ज़्यादा लंबे समय तक करने का प्रयत्न करता है तो वो कर भी नहीं पाएगा,
क्योंकि जो इसके द्वारा जो स्ट्रेन आएगा, उसके द्वारा जो एक बोझ आएगा, तो वो बोझ को व्यक्ति के मसल्स, टिश्यूज वगैरह झेल नहीं पाएंगे। इसलिए उसको तो धीरे धीरे करके ट्रेन करना पड़ता है इन मसल्स को, और धीरे धीरे समय को बढ़ाना पड़ता है। इवन बिफोर रिस्टोरिंग to the unconscious process, it is necessary to strengthen the breathing apparatus by 1 hour of daily conscious practice। तो हमारे जो मसल्स है उसको भी ब्रीदिंग के जो एपरेटस है, मतलब और सारे भी जो है, जैसे डायफ्राम है, अलग अलग मसल्स है, रिब्स है, ये सारी चीज़ें जो है, फिर लंग्स है, लंग के अंदर कैपिलरीज, ये सारी चीज़ें हैं, एयर सैक्स है, ये सारे सबके सब जो एपरेटस है वो सबको धीरे धीरे करके ट्रेन करना पड़ता है। और जब वो ट्रेन हो जाते हैं तब फिर इस प्रकार की जो स्ट्रेंथ को वो झेल पाएंगे, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तब इस प्रकार का जो स्ट्रेन को वो झेल पाएंगे। सेकेंडली, ओनली इफ द प्रोसेस इज वोवन इनटू द जेनेरिक कॉन्शियसनेस विजडम ऑफ द बॉडी can it work with precision and endless continuity without effort and therefore without damaging the body। तो अब दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोसेस है 3SRB की, वो एक हमारी जो एक सामान्य एक कॉन्शियसनेस की का विजडम है, मतलब कि एक शरीर का अपना एक कॉन्शियसनेस है और एक उसका विजडम है, बॉडी की एक अपनी एक क्या कहते हैं, एक प्रकार की जागृति है और एक प्रकार का उसके अंदर एक शांतपन है। बॉडी की एक अपनी कहें कि अपनी एक इंटेलिजेंस है, तो वो एक निश्चित रूप से एक प्रिसाइजली वो काम करते हैं और इसके अंदर एक कोई एफर्ट की जरूरत नहीं होती है, फिर भी वो उसके अंदर एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। और अगर इस तरह होता है तो फिर बॉडी डैमेज नहीं हो पाता है, फिर बॉडी को डैमेज नहीं होगा। नहीं तो फिर अगर कोई गलत रूप से करेंगे तो हमारा बॉडी जो है वो ये गलत ब्रीदिंग से डैमेज भी हो सकता है। दिस इज व्हाट हैपन्स विथ ऑल अनकॉन्शियस बॉडी प्रोसेस सच एज सर्कुलेशन, डाइजेशन एटसेट्रा। तो जिस तरह हमारा डाइजेशन, सर्कुलेशन वो कैसे अनकॉन्शियसली होता जाता है, इसी तरह हमारा ब्रीदिंग भी ये इस तरह सेट हो जाना चाहिए कि हम जानते भी नहीं है और हमारा 3SRB हो रहा है। जैसे हमने खाना खा लिया तो आगे डाइजेशन की प्रोसेस क्या चल रही है वो हमें पता नहीं है, पर अपने आप में डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है। इसी तरह 3 स्टेप शुरुआत में एफर्ट करके हमें उसको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, पर फिर आगे जाके धीरे धीरे करके वो जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर कोई कॉन्शियस एफर्ट की वहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। Hence, while describing the practice, we have shown a simple method of letting the unconscious memory pools in the rear of the brain take over the practice without depending on the wishes or dictates of the outside individual or agency, and without causing the anxiety and hence disturbing brought about by one's own motive for supremacy, power, etc। तो इसीलिए हमें 3SRB के अंदर हम जो है तो उसमें हम ये इसकी 3SRB की जो पैटर्न है उसको हम धीरे धीरे करके हमारा अनकॉन्शियस तक उसको ले जाते हैं। अनकॉन्शियस मतलब कि हमारे जो पीछे का मेमोरी पूल्स है उसके अंदर का जो 3A और 3B का हिस्सा है तो वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, क्योंकि हमारी सारी जो हैबिट्स है वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में पड़ी होती है। हम जो भी करते हैं, मैकेनिकली जो चीज़ करते हैं, चाहे कार चलाते हैं, जो भी करते हैं, पर वो जो मैकेनिकली करती है वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में होती हैं। तो अगर 3SRB की ये पैटर्न है उसको हम ये सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस तक ले जाते हैं तो क्या होगा कि
वो फिर एक हैबिट का रूप ले लेगी और फिर वहाँ कोई बाहर के कोई डायरेक्शन या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। कोई सूचना या कोई बाहर की एजेंसी हमें कुछ गाइडेंस दे, ऐसी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने आप में ये 3SRB जो है वो कोई किसी प्रकार के डिस्टर्बेंसेस के बिना होता जाएगा। Much of what is stated comes to us from Patanjali, not so much from the 4 books of the Yoga Sutra, but by word of mouth. अब ये बार बार ये प्रश्न हमेशा एक उत्पन्न होता रहता है कि भाई ये 3SRB आया कहाँ से। लोग हमेशा पूछते हैं कि भाई 3SRB योग सूत्र के अंदर तो कहाँ बताया नहीं है, कोई ऐसा 3SRB का सूत्र ही नहीं है, तो 3SRB आया कहाँ से। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो योग सूत्र है जिसके 4 चैप्टर है उसके अंदर ये नहीं है, पर जो तावरिया जी ने जो योग सूत्र बनाया उसमें 5वां चैप्टर भी डाला, और वो 5वां चैप्टर वो था कि वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या है कि गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो लिखी नहीं जाती है, गुरु शिष्य को मुख द्वारा समझाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। तो योग सूत्र के अंदर भी ये 3SRB इसलिए नहीं है क्योंकि 3SRB की उनकी ये परंपरा के अंदर ये 1 to 1 सिखाया जाता था, इसके लिए कुछ लिखा नहीं जाता था। फिर भी तावरिया जी ने अपने योग सूत्र के अंदर कौन कौन से सूत्र 3SRB को लागू होते हैं उसका पीछे एक लिस्ट दिया हुआ है कि जो प्राण के बारे में जो सूत्र है योग सूत्र में, वो सारे सूत्र जो है वो 3SRB के रिलेटेड है। तो वो बात उन्होंने योग सूत्र के अंदर बताई है। तो ऐसा नहीं है, एक बात तो ये है कि ये वर्ड ऑफ माउथ है, और दूसरी बात ये सूत्र जो है उसका हर एक का एक गुप्त मीनिंग भी होता है। एक ऐसा मीनिंग होता है कि जो कोई गुरु होता है वो ही समझ सकता है। Irrespective of the source, those who are serious can experiment and experience with what is stated. For those who are scientific minded, it offers a plausible and worthwhile hypothesis for investigation. तो जो सिंसियर साधक है और सीरियस साधक है उनके लिए तो ये इसका एक एक्सपेरिमेंट करना और एक्सपीरियंस करना ही काफ़ी है। उनको कुछ और उसको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में हमारे अंदर ये इसका अनुभव होता है कि भाई 3SRB कितना काम का है, और जब हम 3SRB करते हैं तो हम कितने रिलैक्स हो सकते हैं, कितना अच्छा लगता है अंदर हमारे अंदर। तो ये हम खुद अनुभव कर ले वही काफ़ी है। पर कोई साइंटिफिक माइंडेड व्यक्ति होते हैं या साइंस के लोग होते हैं, उसको भी इसके ऊपर वो लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जैसे कि एक हाइपोथेसिस के रूप में कि भाई एक साइंटिस्ट होता है तो वो एक पूर्व धारणा करते हैं जिसको हंच कहते हैं। तो एक हंच होता है साइंटिस्ट का कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसी चीज़ हो सकती है। तो उसका वो बेस लेके वो फिर इन्वेस्टिगेट करता रहता है, रिसर्च करता रहता है। तो 3SRB की एक मेथड जो है यहाँ दी गई है, किसी को इसके ऊपर काम करना है साइंटिफिकली तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ टेक्निक के बारे में बताया है, वो तो हम जानते हैं, ऊपर से देख लेते हैं। Let us now understand the actual method of 3SRB. There are 3 facets to it. 1. Technique. Normally we breathe partially and mainly from the lower lobe. In 3SRB, breathing is done with both the lobes functioning simultaneously. This is total breathing. तो जैसे हमने ये बात ऊपर भी देखी कि भाई हमें पार्शियली नहीं पर
एज ए होल हमारा ब्रीदिंग होना चाहिए, जिसमें हमारे दोनों लोब्स है, अपर लोब और लोअर लोब। अपर लोब मतलब जो छाती का हिस्सा है उसको अपर लोब कहते हैं, और पेट का हिस्सा है उसको लोअर लोब कहते हैं। तो दोनों हिस्सों से हमारा ब्रीदिंग एक साथ में चलना चाहिए, तब वो टोटल ब्रीदिंग बनता है। To start with, lie flat, keep a relatively heavy book on each of the upper and lower lobe, and ensure simultaneous breathing by both the lobes. In other words, both the lobes must raise and fall at the same time and more or less in equal measure as you breathe in and out. Practice this for about 4 to 5 days. तो यहाँ एक टेक्निक बताई गई है कि भाई आप 3 स्टेप करते हैं तो नए हैं, और ये दोनों लोग को किस तरह आप चला पाएंगे। तो आप बेड के ऊपर लेट जाइए और एक हेवी किताब जो है वो आपके छाती के ऊपर रखिए, और दूसरी किताब जो है वो आप पेट के ऊपर रखिए, और एक छोटा सा तकिया लेके आप दोनों को देख सके इस तरह का एक छोटा सा तकिया होना चाहिए, आपका सर इसके ऊपर रहना चाहिए। और जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो जैसे 1 2 3 के अंदर श्वास लिया, तो ये प्रयत्न करो कि दोनों लोब्स है, मतलब कि दोनों किताब जो आपने रखी है वो एक साथ में ऊपर उठती है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं 5 6 के अंदर, तो दोनों किताब साथ में ही नीचे जानी चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी ये दोनों लोब से श्वास या जिसको टोटल ब्रीदिंग कहते हैं वो कहलाएगा। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है, नए लोगों को तो खास करनी है। पुराने लोगों को भी ये देखना है कि उनका ब्रीदिंग दोनों लोब से चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो उनको रोज 5-10 मिनट इस तरह का अभ्यास करना चाहिए कि लेटकर दो कोई हैवी किताब रखो और इस तरह म्यूजिक चालू कर दो, और 1 2 3 में श्वास लेकर दोनों किताबों को ऊपर उठने दो और श्वास छोड़कर दोनों को नीचे जाने दो। और कुछ दिन तक रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि दोनों किताब अपने आप में ऊपर नीचे साइमल्टेनियसली होती जाएगी। वॉल्यूम, द क्वांटम ऑफ एयर inhaled and exhaled must be what is usually normal with us, neither too deep nor too shallow. Only note that the exhalation should be slightly more forceful, not faster, than inhalation. After practicing for 3 or 4 days, go on to the next step. अब दूसरी बात ये है कि वॉल्यूम मतलब कि श्वास का कितना जत्था होना चाहिए, कितना श्वास लेना है। तो ना ज़्यादा गहरा लेना है ना छिछला लेना है, स्लाइड थोड़ा सा डीप होगा नॉर्मल ब्रीथिंग से। पर इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हम इनहेलेशन करते हैं उसके बदले में जो हमारा एक्सेलेशन होता है, मतलब श्वास छोड़ते हैं, वो थोड़ा सा फोर्सफुल होना चाहिए, फास्ट नहीं होना चाहिए। फास्ट तो होगा तो फिर वो रिदम नहीं मेंटेन होगी। 5-6 सेकंड के अंदर ही श्वास छोड़ना है, पर थोड़ा उसमें हमें फोर्स ये करना है। फोर्स देने की ज़रूरत इसलिए है कि ताकि फिर जो नेक्स्ट इनहेलेशन है वो फिर आसानी से हो पाएगा। तो इनहेलेशन आसानी से होता है, एक्सेलेशन थोड़ा सा फोर्सफुल होता है। इस तरह प्रैक्टिस करनी है। और तीसरी बात, रिदम। और नॉर्मल ब्रीदिंग वेरीज फ्रॉम 14 to 20 cycles of breath per minute. The recommended breathing is 12 cycles of inhalation cum exhalation per minute. This means each cycle should not exceed 5 seconds या 6 pulse beat. The exact rhythm is inhaling and counting 1 2 3 by seconds and exhaling counting 5 6 by seconds. Use a time watch to start with to ensure the suggested time pattern, which is 5 seconds per completed cycle or 12 cycles per minute. अब ये हम जानते हैं कि भाई 1 मिनट में 12 श्वास लेना है तो 5 सेकंड का एक श्वास होगा, या कहे कि 6 पल्स बीट। पर ये तो बहुत पहले लिखा हुआ था, शायद उस समय पता नहीं म्यूज़िक आया था कि नहीं। अब हमें ये झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास म्यूज़िक अवेलेबल है, तो हमें तो आराम से म्यूज़िक को ही फॉलो करना है। और अगर नए हैं तो उनको
थोड़ा अटेंशन को पकड़ने के लिए मन में 1 2 3 5 6 बोलना चाहिए, या तावरिया जी ने राधे कृष्ण शब्द भी दिए हुए हैं। तो जब हम रीडिंग करते हैं तो 1 2 3 के बदले में राधे, और श्वास छोड़ते हैं तो कृष्ण, इस तरह भी कर सकते हैं। और जो लोग गायत्री करते हैं तो हम गायत्री के साथ में भी ये 1 2 3 5 6 1 2 3 6 5 6 2 बार करते हैं तो एक मंत्र कंप्लीट होता है। तो ये हम मंत्र द्वारा भी ये 3SRB का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर मंत्र के साथ करते हैं तो 3SRB बैठना आसान हो जाता है। वो एक इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब दूसरी थोड़ी बात आती है, पर ये तो सब हम जानते हैं। लास्ट में जो 54 के ऊपर उसके जो डायरेक्टिव बताए हैं वो देख लेते हैं कि ये 3 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि श्वास हमारा किस तरह चलना चाहिए। तो जो पहले हमारे जो कैसेट आती थी वो कैसेट के अंदर ये डायरेक्टिव बोले जाते थे, और ये कैसेट लुइस बैंक ने बनाई थी, जो बहुत बड़ा कंपोज़र था, बम्बई में म्यूजिशियन था, कंपोज़र था। तो उसके आवाज़ में ही ये तीनों इंस्ट्रक्शन आपको पुरानी कैसेट में भी मिलेंगे। तो वो बात यहाँ कही है। द फॉलोइंग डायरेक्टिव शुड बी borne in mind or preferably recorded at the beginning of the tape. पहला पॉइंट है बी इन द स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अटेंशन, फिर फील द डायफ्राम मूवमेंट एज इट मूव्स रिदमिकली along with the music and let the rhythm sink into your system. और तीसरी बात ये है कि synchronize the movement of the diaphragm, breath and the rhythm with the music. ये तीनों बात जब हम 3 स्टेप करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात क्या कहते हैं, बी इन द स्टेट ऑफ रिलैक्स अटेंशन। अगर हम जब 3 स्टेप करते हैं तो हमारा दिमाग जो है, अटेंशन जो है, वो हमारा भटकना नहीं चाहिए। अब बाहर से आ गए, दिमाग के अंदर विचार चल रहे हैं और हम बैठ गए 3SRB करने, तो वो हो नहीं पाएगा, और अगर करोगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो हमारा अटेंशन जो है या माइंड जो है उसको रिलैक्स बनाना है। एक तो आराम से, एक तो फिजिकल पोजीशन लो, चाहे पालती मार कर बैठो या चेयर के ऊपर बैठो या लेट कर करो, किसी तरह भी आप कर सकते हैं। पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ बॉडी और माइंड दोनों जो है वो रिलैक्स हो जाने चाहिए। उसके बाद में जो डायफ्राम मूवमेंट है उसकी हमें फील करना है। फील द डायफ्राम मूवमेंट एज इट moves rhythmically along with the music and let the rhythm sink into your system. ये important point है, let the rhythm sink into your system। तो हमें डायफ्राम की मूवमेंट जो है वो फील करते जाना है। अगर शुरू में डायफ्राम की मूवमेंट को फील नहीं कर सकते हैं तो पेट की मूवमेंट है उसको फील करना है। और जब हम रात को सोते हैं तो ये डायरेक्टिव को खास फॉलो करना है कि आप सो रहे हैं और आप फील करो कि आपका डायफ्राम अगर फील कर सकते हो तो, या नहीं तो फिर आपका पेट जो है वो ऊपर नीचे थोड़ा होता है, मूवमेंट इसकी होती है रिदमिकली, उसको फील करो और म्यूज़िक के साथ उसको सिंक्रोनाइज करना है। और ये करोगे तो फिर रिदम जो है वो धीरे धीरे करके हमारे सिस्टम के अंदर उतरेगी। ये रिदम सिस्टम के अंदर सिंक हो पाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हैबिट हो पाएगी, नहीं तो फिर हैबिट नहीं हो पाएगी। तो ये ध्यान में रखते हुए हमें 3 स्टेप करते करते सो जाना है। सिंक्रोनाइज द मोमेंट ऑफ द डायफ्राम, द ब्रेथ एंड द रिदम विद द म्यूजिक। और जो म्यूजिक चल रहा है इसमें ये तीनों चीज़ों को हमें सिंक्रोनाइज करना है टाइमिंग के साथ में। एक तो डायफ्राम जो है वो, दूसरी बात जो है हमारा श्वास, और तीसरी बात रिदम। मतलब 1 2 3 5 6 में श्वास तो चल रहा है, तो उसके साथ में जो डायफ्राम इस मोमेंट में चल रही है उसको, उसके साथ में श्वास भी चल रहा है और रिदम, ये तीनों जब साथ साथ में चलते हैं तो ये हमारा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग हो जाएगा। और इस तरह करते 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 फिर हमें सो जाना है। तो वो सो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन एरिया है उसके अंदर ये रिदम जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। और रजिस्टर हो गई एक बार
तो फिर हम अनकॉन्शियसली इसको कर पाएंगे। इन शॉर्ट ये 3SRB की बात इतनी है कि रात को सोते सोते करना है। अगर आपको हैबिट बनानी है तो अनिवार्य रूप से आपको इसको म्यूज़िक के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर भी ख़त्म होता है और टाइम भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीक और कुछ पढ़ेंगे।